बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम को डिटेल से डिस्कस किया था और आज के इस लेक्चर में हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में क्या डिफरेंस है। आज के इस लेक्चर में इसी डिफरेंस को विद द हेल्प ऑफ डायग्राम समझने की कोशिश करेंगे और इस लेक्चर में हम मेनली दोनों सिस्टम्स में एंटीजेंस, जीनोटाइप, नेचर ऑफ एंटीजेंस और एंटीबॉडीज के थ्रू डिफरेंस करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम दोनों सिस्टम यानी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम और आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में एंटीजेंस का डिफरेंस देखते हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी पर्सन है, अगर इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो इसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। ये कोई दूसरा पर्सन है, इसके अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बी है तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो बी होगा। इसी तरह ये कोई थर्ड पर्सन है, अगर इसके रेड ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है तो इसका ब्लड ग्रुप जो होगा वो ए बी होगा। और अगर इस पर्सन के आरबीसी के सरफेस के ऊपर ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा ओ। क्लियर हो गया? तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये हम टू एंटीजेंस की बेस पर कहते हैं। एक है एंटीजन ए और एक है एंटीजन बी। अब जरा समझना है आरएच के केस में, यानी कि ये पॉजिटिव कब होंगे और ब्लड ग्रुप नेगेटिव कब होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए है। इसके अलावा अगर आर एच यहां पे फैक्टर या आर एच एंटीजन भी मौजूद है तो इसको हम कहेंगे ए पॉजिटिव। फॉर एग्जांपल, अगर इसका ब्लड ग्रुप बी है और इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर यहां पे अगर एंटीजन डी या आर एच फैक्टर नहीं है तो इसको हम सिंपली कह देंगे कि बी नेगेटिव। इसी तरह अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इस वजह से ए बी है क्योंकि इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए भी है और बी भी है। अगर इसके अलावा इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर यहां पे आर एच फैक्टर या डी एंटीजन भी मौजूद हो तो इसको हम नाम दे देंगे सिंपली ए बी पॉजिटिव का। और इस केस में अगर यहां पे डी एंटीजन या आर एच फैक्टर मौजूद नहीं है तो इसको भी हम नाम दे देंगे नेगेटिव का। तो सिंपली हम आरएच सिस्टम में पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम देते हैं और वो किस बेस पर नाम देते हैं, वो डी एंटीजन या आर एच फैक्टर की वजह से देते हैं। अगर डी एंटीजन है तो पॉजिटिव, अगर डी एंटीजन नहीं है तो उसको हम नाम देते हैं नेगेटिव ब्लड ग्रुप का। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। दोनों सिस्टम्स में जीनोटाइप्स में डिफरेंस देखते हैं कि जीनोटाइप में क्या डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास सेल है और ये वो वाला सेल है जिधर से आपके पास आरबीसी बनता है, यानी प्रीकर्सर सेल है। याद रखिएगा कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, इस वजह से ये मैंने यहां पे ये वाला पॉइंट आपको क्लियर कर दिया कि ये वो वाला सेल है कि जिससे आरबीसी बनेंगे, यानी प्रीकर्सर सेल है और प्रीकर्सर सेल में आपके पास न्यूक्लियस भी होगा और अंदर क्रोमोसोम्स भी होंगे। और फॉर एग्जांपल, ये प्रीकर्सर सेल है और प्रीकर्सर सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है और ये क्रोमोसोम नंबर 9 है। और क्रोमोसोम नंबर 9 पर आपके पास ब्लड ग्रुप का जीन मौजूद होता है। अब फॉर एग्जांपल, यहां पे अगर एलील आई ए है और दूसरा एलील भी अगर आपके पास आई ए है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए। अगर ये केस हो जाए कि एक एलील आई ए हो और दूसरा एलील जो है वो स्मॉल आई हो तो फिर भी ब्लड ग्रुप क्या होगा आपके पास, ए ही होगा, क्योंकि ए जो है वो डोमिनेट है। तो ए इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, आई ए या दूसरा भी एलील आई ए होगा या आई ए और दूसरा स्मॉल आई होगा। बी इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, आई बी या आई बी और स्मॉल आई होगा। लेकिन ए बी के केस में क्या होगा, एक आपके पास आई ए एलील होगा और दूसरा आई बी एलील होगा। और ओ के केस में क्या होगा,
एक एलील आपके पास स्मॉल आई और दूसरा एलील भी आपके पास स्मॉल आई होगा, जो सिंपली मैंने यहां पे लिख लिया है कि ए के केस में आपके पास ये कंडीशन होगी, बी के केस में ये कंडीशन हो सकती है, और ए बी के केस में ये कंडीशन हो सकती है, और ओ के केस में आपके पास ये कंडीशन होगी। अब जरा आर एच के केस में जरा गौर कीजिएगा कि पॉजिटिव कब होगा या नेगेटिव कब होगा। तो अगर आपके पास इसी सेल के अंदर क्रोमोसोम नंबर 9 पर यहां पे जीन मौजूद होता है जिसको हम जीन डी कहते हैं, अगर एक एलील भी डी है, कैपिटल डी है, और दूसरा भी कैपिटल डी है, तो आपके पास इस केस में डी एंटीजन बनेगा और ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। अगर ये केस हो जाए कि एक कैपिटल डी हो और दूसरा स्मॉल डी हो, तो फिर भी आपके पास ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव, क्योंकि डी कंप्लीटली डोमिनेट है, आपके पास एंटीजन बनेगा। अगर ये केस हो कि एक बी एलील स्मॉल डी और दूसरा भी एलील स्मॉल डी हो, तो इस केस में आपके पास ब्लड ग्रुप क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। तो यहां पे मैंने यही वाली बात लिख ली है कि आरएच के केस में पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास एलील कैपिटल डी होंगे, या आपके पास कैपिटल डी या स्मॉल डी होंगे। इसी तरह ब्लड ग्रुप नेगेटिव कब होगा, कि जब आपके पास एलील जो होंगे वो दोनों स्मॉल, यानी डी जो होंगे वो दोनों स्मॉल होंगे। अब हम नेचर ऑफ एंटीजन की तरफ जाते हैं। ये वाला जो एंटीजन है जिसकी बेस पे हमने ए या बी या ए बी का नाम दिया, तो इस एंटीजन की जो नेचर होती है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होते हैं सिंपली। जबकि ये वाले जो डी एंटीजन है जिसकी बेस पर हमने पॉजिटिव या नेगेटिव का नाम देना है, ये वाले जो एंटीजन होते हैं ये प्रोटीन इन नेचर होते हैं। यहां पे मैंने लिख लिया एबीओ में एंटीजन ए या बी जो है वो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर होते हैं, जबकि आरएच में जो डी एंटीजन है वो प्रोटीन इन नेचर होता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एंटीबॉडीज का है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल है, इसको आपने जरा गौर से सुनना है, क्योंकि अगर ये वाला आप समझ गए तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आप बिल्कुल आसानी से समझ सकेंगे। फॉर एग्जांपल, ये कोई भी पर्सन है, इसका ब्लड ग्रुप जो है वो आपके पास ए है, क्योंकि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है। लेकिन मैं कहता हूं कि इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर एक और एंटीजन भी मौजूद है जिसका नाम है डी एंटीजन, तो अब इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव कहलाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह ये कोई दूसरा पर्सन है, अगर इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए इसका भी है, लेकिन इसके आरबीसी की सरफेस के ऊपर अगर डी एंटीजन नहीं है तो इस इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। क्लियर हो गया। अब उससे पहले आप एक और बात समझ जाएं, एंटीबॉडीज ए बी एबीओ के केस में क्या होगी। अगर इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो इसके अंदर एंटीबॉडीज ए नहीं हो सकती, क्योंकि एंटीबॉडीज ए अगर होती तो एंटीजन ए को मार देती, तो इस इंडिविजुअल के अंदर एंटीबॉडी बी होगी। सिमिलरली जिस इंडिविजुअल के अंदर एंटीजन बी होगा तो उसके अंदर एंटीबॉडी जो होगी वो ए होगी, और ए बी ब्लड ग्रुप के केस में एंटीजन ए बी दोनों होते हैं, तो इस केस में ना एंटीबॉडी ए होगी ना एंटीबॉडी बी होगी। और ओ के केस में एंटीजन नहीं होता, तो इस केस में एंटीबॉडी ए भी होगी और एंटीबॉडी बी भी होगी। तो एबीओ के केस में आपके पास एंटीबॉडी ए भी होती है और बी भी होती है। लेकिन आरएच के केस में जरा गौर से सुनिएगा। अब मुझे यह बताना है कि इसका ब्लड ग्रुप है ए पॉजिटिव, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर आपके पास आरएच मौजूद है। तो क्या इसकी बॉडी के अंदर आरएच एंटीबॉडी होगी या नहीं होगी? अगर इसकी बॉडी के अंदर आरएच एंटीबॉडी होगी, फॉर एग्जांपल होती नहीं, तो ये और ये आपस में लड़कर खुद को ही मार देंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि पॉजिटिव के केस में, यानी आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम में आपके पास पॉजिटिव के केस में एंटी आरएच नहीं होती एंटीबॉडी। क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन यह है कि सर क्या नेगेटिव के केस में होती है? तो याद रखिएगा कि नेगेटिव के केस में भी एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं होती। अब यहां पे मैंने पॉइंट लिख लिया पॉजिटिव के केस में एब्सेंट है, और फिर मैंने नेगेटिव के केस में लिख लिया प्रेजेंट। सर अभी आपने कहा नहीं होती और अभी आप कह रहे हैं प्रेजेंट, लेकिन साथ मैंने पॉइंट लिख लिया है इफ स्टिमुलेटेड बट नॉर्मली एब्सेंट, कि नॉर्मली इसके अंदर भी नहीं होती, नेगेटिव के अंदर भी,
लेकिन जब स्टिमुलेट किया जाए तो फिर इसके अंदर एंटी आरएच एंटीबॉडी होती है। सर क्या मतलब ये कि फॉर एग्जांपल जब हम यहां से पॉजिटिव इंडिविजुअल वाला जो ब्लड है इस नेगेटिव के अंदर ट्रांसफ्यूज करवाएंगे, तो ट्रांसफ्यूज करवाने के बाद यहां से क्या होगा कि उस पॉजिटिव पर्सन का ब्लड इधर आएगा, तो उस ब्लड के साथ यहां पे RH भी आ जाएगा। जब RH इधर आएगा तो इसकी बॉडी को नहीं पता कि RH क्या है, क्योंकि इसकी बॉडी के अंदर RH था ही नहीं। तो अब इसकी बॉडी क्या करेगी, नेगेटिव पर्सन वाले बॉडी की, कि यहां पे एक चीज बनाएगी, एंटीबॉडी बनाएगी, और इन एंटीबॉडीज का नाम होगा एंटी आरएच एंटीबॉडी। क्यों एंटी आरएच होगा, क्योंकि वो इनको मारने के लिए बनी है। तो अब मैंने यहां पे लिख लिया, इनका नाम जो है वो एंटी आरएच एंटीबॉडी है। ये किस पर्सन के अंदर बनेगी, ये नेगेटिव इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होगी, लेकिन उस केस में प्रेजेंट होगी जब उसके अंदर पॉजिटिव ब्लड जाएगा, यानी जब वो स्टिमुलेट किया जाएगा, लेकिन नॉर्मली एब्सेंट होगी। लेकिन यहां पे मैंने एक पॉइंट लिख लिया है कि एंटीबॉडीज ए और बी, एबीओ के केस में कैन नॉट क्रॉस द प्लेसेंटा, और मैंने एंटी आरएच एंटीबॉडी की बात कर दी जो अभी इधर नेगेटिव पर्सन के अंदर बना है, क्रॉस द प्लेसेंटा। इसका क्या मतलब है, इसको आपने जरा क्लियर करके समझना है ताकि नेक्स्ट टॉपिक आपका क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल ये कोई भी वुमेन है और ये प्रेग्नेंट है, और इसका जो ब्लड ग्रुप है वो O नेगेटिव है, यानी सिंपली नेगेटिव है। अब इसका मतलब यह हुआ कि नेगेटिव का मतलब यह हुआ कि इसके अंदर RH या D एंटीजन नहीं है। अब जब इसकी बॉडी के अंदर किसी तरह पॉजिटिव ब्लड अगर इंटर हो जाए, तो इंटर होने के बाद इसकी बॉडी के अंदर एंटी RH एंटीबॉडी बनेगी। जो एंटी RH एंटीबॉडी क्यों बनी, क्योंकि ये जो पॉजिटिव या D एंटीजन अंदर आया है उसको मारने के लिए बनेगी। अब ये जो एंटी RH एंटीबॉडी इसकी बॉडी के अंदर कंटिन्यू बनती रहेगी। क्लियर हो गया। अब जो ही ये प्रेग्नेंट वुमेन है, इसकी जो इसके वोम के अंदर जो बच्चा होगा, अगर उसके जो ब्लड ग्रुप है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मतलब यह है कि उसके RBC की सरफेस के ऊपर D एंटीजन मौजूद है। तो एंटी RH एंटीबॉडी, ये वाली जो एंटीबॉडी है, इसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकता है, और क्रॉस करने के बाद इसकी बॉडी के अंदर आ सकती है एंटी RH एंटीबॉडी। तो आप जरा फोकस कीजिएगा कि जो बच्चा था उसका ब्लड ग्रुप था जी RH पॉजिटिव, और मां से एक चीज आ चुकी है एंटी RH एंटीबॉडी। तो इसका मतलब है कि ये और ये आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगे। जब ये आपस में लड़ना शुरू होंगे तो लड़ने की वजह से एक डिजीज होगी जिसको कहते हैं हीमोलिटिक डिजीज, यानी ब्लड जो सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे। जब ये ब्लड डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे बच्चे के, तो इस कंडीशन को हम नाम देंगे एराइथ्रोब्लास्टोसिस फुटिलिस। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहां पे मैंने आपको सिंपल एंटी RH एंटीबॉडी का कंसेप्ट बताना था। तो यहां पे जो एंटीबॉडीज ए और एंटीबॉडीज बी हैं एबीओ के केस में, ये यहां से प्लेसेंटा को नहीं क्रॉस कर सकती, जबकि एंटी RH एंटीबॉडी जो नेगेटिव पर्सन के अंदर बनी है ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकती है। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा ये फॉर एग्जांपल मैटरनल सर्कुलेशन है, या वो वाली जगह होती है जहां से मां और बच्चे के दरमियान जो न्यूट्रिशन है वो एक्सचेंज होती है, उसको हम सिंपली प्लेसेंटा का नाम देते हैं। तो यहां पे मैंने इसी तरह पॉइंट लिख लिया है कि एंटीबॉडीज ए और बी ये तो यहां से क्रॉस नहीं कर सकती, लेकिन एंटी RH एंटीबॉडी क्रॉस द प्लेसेंटा, और जब ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा तो उस वजह से जो मां के पेट के अंदर बच्चा होता है उसके RBC जो हैं वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंडीशन को डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं। अल्लाह।